तो आज हम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को समझने के लिए आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। देखो, जैसे हम लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, जो अभी हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है। आस-पास अ, आप देख रहे हो कितना डेडली सिचुएशन है वायरस के चक्कर में, ठीक है? तो आपका क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास अभी वायरस है और हमारी बॉडी पे वो वायरस अटैक करता है। उस टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और इंटरनल इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से वो एक्सटर्नल वायरस से फाइट करता है और क्या होता है कि आपकी बॉडी को सेव करता है। अब इन केस आपकी इंटरनल इम्यूनिटी कम हो और वायरस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो, तो उस केस में क्या होगा, आपकी बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल मीन्स बीमार हो जाएगी। अ, इसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे। सेम उसी तरीके से दैट मीन्स आपकी बॉडी हो गई है अनस्टेबल। सिमिलरली इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स में भी सेम सिनेरियो सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखो, कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल तब होगा जब उसके उसको तोड़ने वाले फोर्सेस कम होंगे उसके बचाने वाले फोर्सेस से। क्या बोल रही हूँ मैं? अगर आपको मैं यहाँ लिखूं अ, तोड़ने वाले फोर्सेस हाँ, तोड़ने वाले फोर्सेस अगर आपके ज्यादा हो गए बचाने वाले फोर्सेस से, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर आपका अनस्टेबल हो जाएगा। कैसे? अब देखो, जब जो भी आपके स्ट्रक्चर पे एक्सटर्नल लोड्स लगते हैं, एक्सटर्नल लोड्स मतलब कोई भी यूडीएल लग गया, कोई भी मूवमेंट लग गया, इससे एक्सटर्नल लोड्स है। अब उसको रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रक्चर जो है क्या करता है, इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल रेजिस्टेंस रिएक्शन जो है वो अप्लाई करता है स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजिस्ट करने के लिए। वो हो गए आपके बचाने वाले फोर्सेस। अब जो इंटरनल उसकी जो पावर है आपके स्ट्रक्चर की रेजिस्ट करने की वो कम हो गई, जो उस पे एक्सटर्नली लोड लग रहे हैं उससे, तो आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक। तो अब अगर मैं बोलूं कि आपकी आपको थोड़ा क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी में हम क्या देख रहे हैं, कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो खुद को सेव कर सके, ठीक है, तो वो स्टेबल होगा। अगर उसके पास इंटरनल फोर्सेस कम है तो वो अनस्टेबल होगा। अब अगर मैं देखूं तो आपके पास, ये देखो, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर कितने टाइप की होती है। तो आपकी जो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स है वो आप दो तरीके से देख सकते हो। कैसे? एक हुआ आपका एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और दूसरा आपका हुआ इंटरनल स्टेबिलिटी। आपका स्ट्रक्चर दो तरीके से स्टेबल हो सकता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल में भी आपके दो टाइप्स होते हैं। या तो आपका स्ट्रक्चर हो जाए ज्योमेट्रिकली स्टेबल, दैट मीन्स ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी, एंड या तो आपका स्ट्रक्चर हो जाए स्टैटिकली स्टेबल। तो ये हुआ आपकी स्टैटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका टोटल आइडिया हुआ कि आपका स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कितने टाइप की है, दो टाइप की, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और एक्सटर्नल भी आपकी दो तरह से हो सकती है, ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी और स्टैटिक स्टेबिलिटी। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये है क्या।
So the very first thing we are going to discuss here is external stability. अब देखो, इसमें भी आप कुछ चीजें नोट करना कि आपका स्ट्रक्चर कब स्टेबल कहलाएगा, जब वो कुछ जो मैं कंडीशंस लिखवा रही हूँ उनको सेटिस्फाई करें। कौन कौन सी कंडीशन? तो अगर मैं लिखूं कंडीशंस क्या है, कंडीशंस है पहला तो कि मिनिमम 3 एक्सटर्नल रिएक्शन होने चाहिए। तो आप बोलोगे मिनिमम 3 एक्सटर्नल reactions should be there। ठीक है। एंड सेकेंड आप बोल सकते हो कि आपके जो रिएक्शंस है वो नॉन पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे पैरेलल नहीं होने चाहिए। ये सब लिखो, फिर मैं समझाती हूँ। रिएक्शन शुड बी नॉन पैरेलल। थर्ड कंडीशन होनी चाहिए आपकी रिएक्शन जो है नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए। रिएक्शन शुड बी नॉन कॉन्करेंट। फोर्थ आपका आपका रिएक्शन ट्रिवियल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन should not be trivial। अच्छा, एक एक करके समझते हैं ये पॉइंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपके पास 3 रिएक्शन होने चाहिए मिनिमम, ठीक है, 3 एक्सटर्नल रिएक्शन। तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर मान लो मेरे पास ये है, अब देखो ये आपका एक स्ट्रक्चर है। क्या है ये? कैंटिलीवर है ये। कैंटिलीवर में अब आप क्या देखोगे, ये सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे आपके 3 रिएक्शंस आते थे क्या? एक आता था आपका आर एक्स, एक आता था आपका आर वाई, एंड एक आपका आता है एम जेड। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर में देखो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि मिनिमम 3 एक्सटर्नल रिएक्शंस होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, आपके पास कितने हैं? 1 2 3, 3 एक्सटर्नल रिएक्शंस है स्टेबल होने के लिए। अब आपका क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चर शुड बी नॉन पैरेलल। आपके स्ट्रक्चर सॉरी रिएक्शन जो है वो नॉन पैरेलल होने चाहिए, कोई भी रिएक्शन पैरेलल नहीं हो एक दूसरे के। अब आप देखो ये तीनों आपस में पैरेलल है, इसके पैरेलल तो कुछ नहीं है, इसके पैरेलल भी कुछ भी नहीं है, इसके पैरेलल भी कुछ भी नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? सेकंड कंडीशन भी आपकी पहली फुलफिल हुई, सेकंड भी फुलफिल हुई, रिएक्शन नॉन पैरेलल है। अब बोल रहे हैं रिएक्शन शुड बी नॉन कॉनकरेंट। अच्छा देखो, पैरेलल रिएक्शन का मतलब उनको समझ में आ गया, कुछ इस तरह से रिएक्शन आ जाए, ठीक है, ये केस नहीं है हमारे पास। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि आपके जो रिएक्शंस हैं वो कुछ इस तरह से हो और वो आगे चल के मतलब किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट पे मीट करे। ठीक, तो वो कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से होकर आपके दोनों रिएक्शंस निकलेंगे कहीं ना कहीं। यहाँ देखो आपके केस में, अब मैं कॉन्करेंट की बात कर रही हूँ, तो ये देखो आप कह सकते हो कि आपका आर वाई और आर एक्स कहीं जाके कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, बट आपके पास तो आप ये बोल दोगे कि हाँ ये तो कॉन्करेंट है, इसका मतलब यहाँ स्टेबल नहीं होगा। बट उस कॉन्करेंसी को तोड़ने के लिए सेम पॉइंट पर हमारे पास मोमेंट भी तो है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मोमेंट है हमारे पास, तो क्या होगा, ये सारे रिएक्शन कॉन्करेंट नहीं है,
हमारे पास MS है जो कि नॉन कॉन्करेंट है। तो ये आपका अभी भी स्टेबिलिटी का कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब फोर्थ ये बोलता है कि रिएक्शन शुड बी ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? अब बस ये ध्यान रख लो कि आप बोल सकते हो स्प्रिंग। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास कुछ इस तरह से स्प्रिंग सपोर्ट लगाओ, तो ये आपका ट्रिवियल हो जाएगा। इस तरह का भी कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल है। अब से इन केस अगर मेरे पास राइट, इन केस अगर मेरे पास, चलो हो गया, ये है हिंज लगा हुआ है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन देखूं तो क्या होंगे? एक इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा। क्या स्टेबल है? स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तीन रिएक्शन होनी चाहिए, नहीं है। नॉन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ये है। ओह ये मिट गया, ओके इट्स ओके। शुड बी नॉन कॉन्करेंट, नहीं नॉन कॉन्करेंट नहीं है, ये दोनों एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, तो आपका ये हो गया अनस्टेबल। अब जहाँ पे भी ट्रिवियल आ जाए तो ये क्या होगा? ट्रिवियल सपोर्ट होगा और ये भी होता है आपका अनस्टेबल। ठीक है, तो ये हुई आपकी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की कंडीशन। अब मैंने क्या बताया था, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी में भी दो टाइप की स्टेबिलिटीज आ जाती हैं आपके पास, एक ज्योमेट्रिक और एक स्टैटिक। तो ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी देखते हैं पहले क्या है। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी। अब देखो, ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी क्या होगा, इसकी क्या कंडीशन है? इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास तीन एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं, ठीक, तीन एक्सटर्नल रिएक्शंस होने के बावजूद भी अगर आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो, तो उस केस में आपकी ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी कंसीडर की जाती है। अब आप सोचते होगे कि तीन एक्सटर्नल रिएक्शंस है फिर भी आपकी स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल कैसे हो रहा है? तो देखो, अगर आपके पास तीन एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं तो भी ये पॉसिबल है कि आपका स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल हो जाए अगर आपके जो रिएक्शंस हैं वो पैरेलल हो जाए, है कि नहीं, या कॉन्करेंट हो जाए। मान लो आपके पास तीन रिएक्शंस लग रहे थे किसी स्ट्रक्चर पे, है ना, और कुछ इस तरह से लग रहे थे। अब पैरेलल हो गए ना, पैरेलल हो गए तो ये भाई अगर यहाँ से धक्का लगा है इसको, चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, तो यही तो हो गया अनस्टेबिलिटी, तो ये हो गया अनस्टेबल। ठीक, मैं बोल रही हूँ कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मीन एक रिएक्शन ऐसे लग रहा हो, तीन रिएक्शन लग रहे हैं ना, और ये तीनों मीट करेंगे एक पॉइंट पे मीट किए, तो क्या हुआ? कॉन्करेंट हो गया ये। कॉन्करेंट हो गया, तीन रिएक्शन थे फिर भी पैरेलल भी था और अनस्टेबल भी था, तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी। अगर कॉन्करेंट है मिनिमम तीन रिएक्शन तो ये अनस्टेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं, आप मान लो आपके पास एक स्ट्रक्चर इस तरह से है, क्या है, यहाँ पे भी रोलर लगा है, यहाँ पे भी रोलर लगा है, यहाँ पे भी आपने रोलर लगा रखा है। क्या क्या रिएक्शंस आएंगे? यहाँ कहीं मान लो R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया,
तो जैसे मैंने बताया था, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सटर्नल लोडिंग लगी तो ये चलता चला जाएगा पहले रिएक्शन से। तो ये आपकी जो बीम है ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल हो जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हो, यू कैन कॉल इट ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल। अच्छा, एक और एग्जांपल लें। मान लो ये आपका इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ एक रोलर लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है, ये फिक्स्ड है। एक और एग्जांपल है। अब देखो इसकी क्या रिएक्शन होगी, इस तरह से होगी। इसी क्या रिएक्शन होगी, इस तरह से होगी। इसकी क्या रिएक्शन होगी, कुछ इस तरह से होगी। अगर एक्सटेंड करूं मैं, तो आप क्या देखते हो, एक पॉइंट पे ये कॉन्करेंट हो गया। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्करेंट रिएक्शन, यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये भी ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल है। ओके, ये आपने बात करी ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी की। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो ये हमारे पास एक कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, और इस पे सपोर्ट कुछ इस तरह से लगी हुई है। ये एक रोलर सपोर्ट है, ये एक रोलर सपोर्ट है, और ये एक रोलर सपोर्ट है। ओके, अब देखो अगर मैं रिएक्शंस बताऊं तो क्या होगी। यहाँ पे आपका एक रिएक्शन आएगा पहले तो R1, एक रिएक्शन आपका इस तरह से आएगा R2, एक रिएक्शन आपका इस तरह से आएगा R3। तो अगर मैं ये एक्सटेंड करूं, ये यहाँ गया, ये कुछ इस तरह से जाएगा और ये इस तरह से जा रहा है। तो आपके पास क्या हुआ, ज्योमेट्रिक अनस्टेबिलिटी आ गई। क्यों, क्योंकि कॉन्करेंट रिएक्शंस प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल अनस्टेबिलिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं।
ये है एक एग्जांपल, मैं नाम दे देती हूँ इसका ए, बी, सी एंड डी, ई, एफ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस केस में क्या होगा। यहाँ पे एक रिएक्शन है आर ई, आर बी मान लिया, चलो अभी कुछ नाम नहीं दे रहे। यहाँ पे एक रिएक्शन है और यहाँ पे भी एक रिएक्शन है। अब आप क्या बोल सकते हो, आपके पास एक कंडीशन होती है मिनिमम 3 रिएक्शन, है ना? ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, 3 है। एक कंडीशन होती है कि नॉन पैरेलल रिएक्शन, हाँ वो भी है। ये भी पैरेलल है बट यहाँ है ना एक एक्सटर्नल जो कि इस इफेक्ट को कट कर रही है। तो आपके पास नॉन पैरेलल रिएक्शन भी है, बट फिर भी आपका स्ट्रक्चर क्या है, ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल है। और आप पूछोगे कैसे, तो वो ऐसे, देखो ये मेंबर में एक तो आपका फोर्स क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, डी में एक फोर्स आएगा, एफ सी में एक फोर्स आएगा, डी ए में एक फोर्स आएगा, आएगा कि नहीं? अब मैं इनको एक्सटेंड करूं पीछे, तो आप क्या बोल सकते हो, ये कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट है तो ये पार्ट स्टेबल नहीं रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, एफ बी ई, एफ सी ई एंड एफ ए डी आर concurrent forces, therefore panel DEF is unstable, means complete structure is geometrically unstable. ठीक है, अब आप ये बोल सकते हो कि हाँ ये पूरा स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल हुआ। कैसे हुआ, देखो आपका क्या हुआ, ये फोर्सेस कॉन्करेंट हुए। अब आप विजुअली भी एक बार ट्राई करो, अगर यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, ये पूरा ये वाला पार्ट जो है ये स्टेबल ही तो हुआ, मूव कर सकता है। तो इसलिए आपका ये जो है ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ तक आई होप आपको ज्योमेट्रिक अनस्टेबिलिटी क्लियर होगी। अब कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टैटिक स्टेबिलिटी।